निधि अक्ष को मैसेज भेजने के बाद आराम करने के लिए ऊपर अपने कमरे में चली गई। कमरे में अब भी वही सुकून था जो वर्षों पहले हुआ करता था। बालकनी से ठंडी हवाएं डरावने जंगल से आ रही थी। वो रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, मौसम ठंडा होने लगा था और जंगली जानवरों की आवाजें तेज हो रही थी। उसने बीस्ट हेवन से दूर ऊंचे पहाड़ को देखा और मुस्कुराकर बोली, जैसा तुमने कहा था वैसा करके दिखा दिया। सोचा नहीं था कि मेरा नन्हा शैतान इतना खूंखार बन जाएगा। तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत याद आ रही है मेरा गोलू। निधि खोई रही, समय का अंदाजा ही नहीं रहा। तभी गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसका दिल धड़क उठा। मुझे पता था मेरी धमकी सुनते ही वो आ जाएंगे। बीस्ट हेवन का विशाल गेट खुला। 6 गाड़ियां अंदर आईं। गार्ड ने बंगलों में सूचना दी, बिग बॉस आ चुके हैं। विहान का चेहरा उतर गया। जीविका और अधीक्षा उत्सुकता से मेन गेट की ओर देखने लगी। विराट और बेला भी निश्चिंत हो गए कि अब टेंशन खत्म। गाड़ियां रुकी। एक गार्ड ने गेट खोला। बाहर उतरा एक आकर्षक मगर खतरनाक आदमी, 50 की उम्र में भी जवान और रौबदार। काले चश्मे के पीछे उसकी आंखें हर किसी को घूर रही थी। ओवरकोट पहने जलती सिगरेट लिए वो बंगलों की ओर बढ़ा। सब खड़े हो गए। विराट मुस्कुराया, अक्ष भाई फाइनली आप आ गए। अक्ष गुस्से में था। उसे निधि की धमकी याद आ रही थी। बिना किसी को देखे वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी उसकी नजर ऊपर रेलिंग पर खड़ी निधि पर पड़ी। उसने सिगरेट अपनी मुट्ठी में मसल दी। निधि ने उसे देखा और चुपचाप कमरे में चली गई। अक्ष तेजी से पीछे गया। सबने राहत की सांस ली। कमरे में आकर उसने दरवाजा लॉक किया और निधि को ढूंढा। वो बालकनी में थी। उसने कोट फेंका और पास आकर उसकी कमर पकड़ ली। मेरे मलिका कुछ ज्यादा ही बगावती हो गई है। तेवर बहुत चढ़ गए हैं। काफी दिनों से माफिया से मुलाकात नहीं हुई ना। निधि झट से पलटी और अक्ष के सीने से लग गई। उसका गुस्सा कम होने लगा। बाल सहलाते हुए उसने कहा, तुम जानती हो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। निधि शिकायती लहजे में बोली, आप कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे थे इसलिए आपको धमकी देनी पड़ी। अक्ष ने उसका माथा चूम लिया। अब मैं आ गया हूँ। अब तुम्हारे सारे झूठ पकड़ने का समय है। निधि छेप गई, यार आपको हर बार कैसे पता चल जाता है। अक्ष मुस्कुराया, पति हूँ तुम्हारा, तुम्हें सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ। निधि हंस पड़ी। अक्ष से बाहों में भरने ही वाला था कि निधि बालकनी से जंगल की ओर देखने लगी। मेरी मलिका परेशान क्यों है? मैं आ गया हूँ, अब कोई कुछ नहीं करेगा। निधि ने ऊंचे पहाड़ की ओर देखा और कहा, जब अतीत छोटा था उसने कहा था कि एक दिन वो इस जंगल में जाएगा और उस पहाड़ पर अपना बंगला बनाएगा। अक्ष ने उस पहाड़ की तरफ देखा जिस पर दूर से बहुत बड़ा बंगला दिखाई दे रहा था जो काले घने जंगल में सबसे टॉप पर चमक रहा था। तभी निधि ने अक्ष के सीने पर सर रख दिया और रिमोट से टीवी ऑन की। न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा था, पेरिस में कई सारे लोगों की लाशें बरामद की गई थी। सबको बहुत बेदर्दी से मारा गया था। उनके जिस्म के कई हिस्से गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खूंखार जानवर ने उन्हें खाया हो और हर किसी लाश के सीने पर तलवार से AD लिखा हुआ था। तभी न्यूज चैनल पर एक एंकर आया और बोलने लगा, एक बार फिर से उस डेविल माफिया ने अपनी बेदर्दी से पूरी दुनिया में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। आज एक बार फिर AD के जिक्र भर से सब लोग थर थर कांप रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको जो ये लाशें दिखाई दे रही हैं, ये सभी पेरिस के एक जंगल से बरामद हुई हैं। मरने वाले हर इंसान का संबंध क्राइम की दुनिया से था और सभी के खिलाफ कोई ना कोई केस दर्ज था। इन सभी ने कई लड़कियों के साथ गलत काम किया था। आज अचानक से इन सबको बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया है और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि द डेविल माफिया बॉस AD ने किया है। AD की शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी है, लेकिन उसकी बेरहमी पूरी दुनिया जानती है और उसके खौफ से आज भी कोई अनजान नहीं है। AD की आज तक बस एक तस्वीर ही मिल पाई है जिसमें उसकी शक्ल नहीं दिख रही, बस उसके सीने पर बना बड़ा सा शेर का टैटू दिखाई दे रहा है। वो माफिया बेहद खौफनाक है। ये द ग्रेट माफिया बॉस ASR से भी कई गुना ज्यादा भयानक है। क्या इन दोनों का आपस में कोई संबंध है? फिलहाल इसकी खबर किसी को नहीं है। टीवी पर ऐसी न्यूज चल रही थी जिसे देखकर निधि के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। उसने अक्ष से दूरी बना ली और पलटकर सो गई। अक्ष उसके पास आया और उसे प्यार से अपनी तरफ घुमाकर बोला, तुम्हारे यूं मुड़ने से सच बदल नहीं सकता। निधि गुस्से में बोली, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, आप सो जाइए, बहुत हो गया आपका और उस AD का। अक्ष बोला, निधि गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना ये कोई आज की बात तो है नहीं। पिछले 5 साल से AD के कारनामे सुनते आ रहे हैं हम सब। तब निधि बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, कल अभिनव आ रहा है और अब वो इंडिया में ही रहेगा। आप बस इतना ध्यान रखना कि अधीर और वो एक दूसरे से लड़ाई न करें। अक्ष बोला, ओके मलिका। निधि अक्ष से रूठने के बाद सोने की कोशिश कर रही थी। तब अक्ष बोला, क्या हुआ मलिका, मुझसे बात तो करो। मैं नहीं था तो धमकी देकर बुलाया और जब आ गया हूँ तो दूर जा रही हो। निधि नखरे दिखाते हुए बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे सोने दीजिए, मैं परेशान हो चुकी हूँ। सोचा था आम इंसान से शादी होगी, शांति से जीऊंगी, पर नहीं, मिला तो कौन, द ग्रेट माफिया बॉस। चलो यहाँ तक तो ठीक था, धीरे धीरे आदत डाली थी और प्रार्थना की भगवान से कि मुझे औलाद नॉर्मली देना, और देखो ना झोली में आकर गिरा दिया एक और खतरनाक माफिया। उसकी तो बात ही मत पूछो, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, बस उस जंगली शेर के साथ मिलकर न जाने कितनों का खून कर चुका है और ये सब हुआ है सिर्फ आपकी वजह से मिस्टर अक्ष सिंह राजपूत। इतना कहकर निधि ने तकिए में मुंह डाल दिया और अक्ष उससे लिपट गया और उसे मनाने लगा। दूसरी तरफ सनम अपने रूम में बेड पर आराम से लेटी हुई थी। उसे क्या खबर थी कि ये नया शहर चेन्नई उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अगली सुबह करण उठा तो देखा कविता खिड़की के पास खड़ी थी। वो पीछे से गले लगाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग माय लव। कविता बोली, करण हम यहाँ कब तक रहेंगे? 1 महीना, 1 साल या बैंक का ऑर्डर ही जाना पड़ सकता है। करण ने कहा, तो भगवान करे कि ऑर्डर जल्दी आए और हम यहाँ से निकले। कविता ने तीखे स्वर में कहा, हम चले भी जाएं, मगर सनम नहीं, उसका सिलेक्शन चेन्नई की बेस्ट एकेडमी में हुआ है। करण ने स्पष्ट किया। कविता जिद करते हुए बोली, जहाँ हम वहाँ सनम। करण ने टालते हुए कहा, जो होगा देखा जाएगा, पहले नाश्ता कर ले। कविता सीधे सनम के कमरे की ओर बढ़ी जहाँ मधुर संगीत गूंज रहा था। दरवाजा खोलते ही उसने देखा सनम काले अनारकली सूट में घुंघरू पहने खुले भूरे बालों के साथ शानदार नृत्य कर रही थी। उसकी हर मुद्रा आकर्षक थी। कविता चिंतित हो गई कहीं उसकी खूबसूरती किसी मुसीबत को न बुला ले। वो अंदर आई और संगीत बंद कर दिया। सनम ने माँ की ओर देखा तो कविता बोली, सानू नाश्ता कर लो, फिर अकेडमी जाना है, पहला दिन है ना। सनम ने बालों का जूड़ा बनाते हुए कहा, उसी के लिए तो प्रैक्टिस करी थी, पहले नाश्ता। कविता ने सख्ती से कहा। सनम मुस्कुरा दी और माँ के साथ नाश्ता करने के लिए चली गई। कुछ देर बाद करण उसे अकेडमी छोड़ आया। पहले दिन थोड़ी घबराहट थी, पर अंदर जाते ही एक लड़की से टकरा गई। बैग उठाकर देने पर लड़की हैरानी से बोली, हे आर यू अ फॉरेनर? सनम हंस पड़ी, हाँ, नहीं मैं शुद्ध भारतीय हूँ, पर तुम विदेशी जैसी लगती हो। लड़की बोली। सनम ने बताया कि वो शिमला में रहती है इसलिए उसकी रंगत ऐसी है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मैं लड़का होती तो तुम पर फिदा हो जाती। लड़की ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम सनम तनेजा है, तुम्हारा? लड़की ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, रिदा शर्मा। दोनों दोस्त बन गई और हॉल की ओर बढ़ गई। वहाँ बाकी छात्र सनम को अजीब नजरों से देख रहे थे मगर उसने ध्यान नहीं दिया।
तभी अकेडमी के मालिक आए और सभी को नियम समझाने लगे, फिर सभी को डांस करने को कहा। दूसरी तरफ बीस्ट हेवन में जीविका बेसब्री से लॉन में खड़ी थी। अभिनव के आने का समय हो गया था। अधीक्षा डर के मारे अपने कमरे में छुपी थी। बीस्ट हेवन में स्वागत की पूरी तैयारी थी। विराट हॉल में निधि और विहान की बहस देख रहा था। बेला किचन में थी और अक्ष अपने कमरे में। कुछ देर में एक बड़ी गाड़ी बंगलों के सामने रुकी। गाड़ी देखकर जीविका का चेहरा खिल उठा। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक 26-27 साल का हैंडसम लड़का उतरा। जैसे ही उसने निधि को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एंजल, अभिनव ने कहा। निधि भी मुस्कुरा दी। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। अभिनव ने झुककर उसके पैर छुए। मेरा अभिनव, खुश रहो, तुम्हें सब कुछ मिले। निधि ने उसके माथे पर हाथ फेरा। अभिनव ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, मुझे अब बस आपकी मुस्कान चाहिए। निधि उसके गले लग गई। जीविका ने छेड़ते हुए कहा, अपनी एंजल से फुर्सत मिले तो दोस्त की तरफ भी देख लो। अभिनव मुस्कुराया। एंजल के आगे कोई नहीं, दोस्त भी नहीं। सब हंस पड़े। बेला और विराट बाहर आ गए। अभिनव ने उनके पैर छुए। वो सबका चहेता था। अब वो एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका था और भारत में अपनी ब्रांच खोलने के लिए चेन्नई लौटा था। अभिनव की नजर किसी को तलाश रही थी। तभी उसकी नजर बंगलों के गेट पर पड़ी। एक लड़की उसे छुपकर देख रही थी। उसकी एक झलक ही काफी थी। अधीक्षा, उसने जैसे ही अभिनव को देखा, घबराकर भाग गई। अभिनव के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। विराट हंसते हुए बोला, अंदर तो आओ, कब से बाहर खड़े हो? हाँ बेटा, चलो अंदर। निधि ने अभिनव का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। बेला ने पूछा, अधीक्षा कहाँ है? विराट ने चारों ओर देखा। विहान भी नहीं दिख रहा। ये दोनों हमेशा गायब रहते हैं, पक्का साथ होंगे। तभी विहान किचन से आया। पापा, मैं बहन को लेने गया था, पता नहीं क्यों भाग गई और किचन में छुप गई। सबकी नजरें अधीक्षा पर टिक गई। अभिनव भी उसे देख रहा था। विहान ने उसे आगे किया। इतना शर्माती क्यों हो? आज तो हमारे हैंडसम अभिनव डूड आए हैं। विहान अभिनव के पास बैठकर उससे बात करने लगा। अभिनव बार बार अधीक्षा की ओर देख रहा था, जो नजरें झुकाए खड़ी थी। निधि मुस्कुराई। ये तो ऐसी ही है, सोचो पति से कितना शर्माएगी। निधि की बात सुनकर अभिनव को खांसी आ गई, तो निधि ने जल्दी से उसके आगे पानी का ग्लास बढ़ा दिया। क्या अभिनव और अधीक्षा के बीच खिल रहे हैं प्यार के फूल? या चेन्नई शहर में बदलने वाली है सनम की जिंदगी? क्या कविता का डर होने वाला है सच? जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। बीस्ट हेवन में सभी लोग आपस में बातें करने लगे। तभी निधि अभिनव के माथे पर हाथ फेरकर बोली, तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लेकर आऊंगी जो तुम्हें बहुत प्यार करे। निधि की बात सुनकर अभिनव ने तिरछी नजर से अधीक्षा की तरफ देखा, तो उसने फिर से नजरें चुरा ली। बेला निधि की बात सुनकर बोली, वैसे अभिनव, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है बेटा? अभिनव ने एक बार फिर अधीक्षा की तरफ देखा और फिर निधि की तरफ देखकर बोला, बिल्कुल आपकी जैसी, या यूं समझ लीजिए कि आपकी परछाई जैसी हो वो। अभिनव की बात सुनकर अधीक्षा के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ गई। अभिनव ने उसकी मुस्कान देखी और निधि के सामने देखकर बोला, पर अभी शादी होने में वक्त है, एक बार अच्छे से यहाँ सेटल हो जाऊं, बिजनेस को यहाँ पर पटरी पर ले आऊं, उसके बाद सोचूंगा। निधि ने कहा, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे। अभिनव ने कहा, वैसे मिस्टर राजपूत कहाँ है? निधि ने कहा, अक्ष रूम में है, शायद कुछ काम कर रहे हैं, मैं उन्हें बुला लेती हूँ। अभिनव ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उनके पास ही जा रहा हूँ। निधि ने कहा, ओके बेटा। अभिनव खड़ा हुआ और ऊपर अक्ष के रूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही सब लोग आपस में बातें करने लगे। आज का दिन यूं ही बीत रहा था। अभिनव अपने रूम में आराम कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे अक्ष की कई बातें याद आ रही थी जो उसने उसे आज कही थी। बाकी सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। दूसरी तरफ शाम के 6 बजे थे। सनम डांस अकेडमी से घर के लिए निकलने वाली थी। उसने रिदा को बाय कहा और अकेडमी के बाहर खड़ी थी। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपने बैग से एक दुपट्टा निकाला और उसे अपने चेहरे पर बांध दिया, जिससे उसकी सिर्फ नीली आंखें दिख रही थी। सनम थोड़ा आगे गई और एक टैक्सी में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई। अकेडमी और उसके घर के बीच में थोड़ा बहुत जंगली एरिया आ रहा था, जो शाम के वक्त काफी डरावना लग रहा था। हालांकि ये बीस्ट हेवन और डेविल मैंशन के आसपास वाला जंगल नहीं था। सनम आराम से टैक्सी में बैठी थी। कुछ दूरी पर जाने के बाद टैक्सी अपने आप रुक गई। सनम हैरान होकर बोली, क्या हुआ भैया? ड्राइवर ने कहा, मैडम टैक्सी का टायर पंक्चर हो गया है। सनम ने कहा, ओह गॉड, अब क्या करूंगी मैं? भैया कितना टाइम लगेगा आपको? ड्राइवर ने कहा, आधा या 1 घंटा। सनम ने कहा, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, ऐसा करते हैं मैं पैदल ही चलने लगती हूँ, रास्ते में कोई ना कोई लिफ्ट तो मिल ही जाएगी। ड्राइवर ने कहा, मैडम ये एरिया सेफ नहीं है, आप इधर ही रुक जाओ। सनम ने कहा, भैया मेरे पास वक्त नहीं है, आप अपना काम आराम से कर लो, मैं चलती हूँ। ड्राइवर बोला, ठीक है मैडम। सनम टैक्सी से उतर गई। उसने ड्राइवर को कुछ पैसे दे दिए और आगे निकल गई। जंगल काफी डरावना था, पर रोड पर जगह जगह लाइट लगी हुई थी, जिस वजह से कुछ रोशनी आ रही थी। सनम आराम से रोड पर चली जा रही थी। कुछ दूर जाने पर उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सनम सहम गई। वो अपनी जगह पर जम सी गई। वो आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर उसका दिल धक धक कर रहा था। सनम ने आसपास देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। एक बार फिर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी तो सनम कांप उठी। आवाज में काफी दर्द छुपा हुआ था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और बोली, क्या आवाज किसकी है? कहीं भूत तो नहीं है आसपास? नहीं नहीं, तू भी तो ना सानू, कुछ भी सोचती रहती है, कहीं कोई मुसीबत में हुआ तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर सनम उस दिशा में चल पड़ी जहां से आवाज आई थी। सनम आगे बढ़ती जा रही थी और जंगल गहरा होता जा रहा था। उसे पता नहीं चला कि वो कितना आगे आ गए हैं। तभी उसे चीखने की आवाज नजदीक से सुनाई दी और वो तेजी से आगे बढ़ गई। सनम एक जगह पर पहुंच गई जहां दूर उसे एक आदमी दिखाई दिया, जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे। उसकी पीठ सनम के सामने थी। सनम उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। तभी वो आदमी मुड़ा और गुस्से की आग में जलकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर काला मास्क लगा हुआ था। उसके हाथों में पकड़ी हुई तलवार खून से सनी हुई थी। दूर से सनम को खून से सनी तलवार दिखाई नहीं दी, पर वो हैरानी से उस आदमी को देखे जा रही थी। सनम उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसे पता नहीं था कि आज उसका बढ़ता हर कदम उसे किस दिशा में ले जा रहा है। आज के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाने वाली थी, क्योंकि आज से उसकी नीली आंखें किसी का जुनून बनने वाली थी और सनम खुद उसके पास जा रही थी। वो आदमी गुस्से से आगे बढ़ रहा था। तभी उसके कानों में किसी की बेहद हसीन और आकर्षक आवाज सुनाई दी। उसके कदम वहीं थम गए। सनम उसके पीछे थोड़ी दूर खड़ी होकर अपनी आकर्षक आवाज में बोली, सुनिए। उसकी मीठी आवाज से ही उस आदमी के कदम जम से गए थे। सनम तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी और उसके पीछे खड़ी होकर उसे देखने लगी। सनम ने देखा वो आदमी काफी लंबा चौड़ा था। उसने काले रंग का ओवरकोट पहना हुआ था। सनम उसे खामोशी से देख रही थी। तभी उसने आसपास देखा और बोली, आपके अलावा भी यहाँ कोई और है क्या? वो क्या है ना, मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी तो यहाँ चली आई।
सनम की बात सुनकर, उसकी हसीन आवाज़ सुनकर उस आदमी के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसके दिल में अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। जब से सनम ने उसे आवाज़ लगाई थी, ये लड़की उसे जानी पहचानी लग रही थी। काफ़ी गहरा नाता जुड़ा लग रहा था इस लड़की से। जंगल के अंधेरे में वो आदमी काफ़ी डरावना लग रहा था। सनम को भी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे इस आदमी का ऑरा काफ़ी खतरनाक लग रहा था और उतना ही आकर्षक भी। सनम ने देखा वो आदमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो सनम ने हिम्मत करके कहा, क्या आपको सुनाई दे रहा है? मैं आपसे बात कर रही हूँ। इस बार भी वो आदमी कुछ नहीं बोला, तो सनम सीधा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। दोनों की आंखें आपस में टकरा गई। दोनों एक टक बिना पलके झपकाए एक दूसरे की आंखों में झांकने लगे। सनम की नीली आंखें देखकर वो कहीं खो सा गया था। उसकी काली गहरी आंखें सनम की नीली आंखों को दीवानों की तरह जुनून से देख रही थी। सनम भी एक टक उसकी आंखों में देख रही थी। उसे अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था उस आदमी की आंखों से। वो आदमी अपने जुनूनी चेहरे को कभी दाईं तरफ झुकाकर सनम को देखता तो कभी बाईं तरफ झुकाकर। उसकी नजरें सनम को काफी असहज महसूस करवा रही थी। अचानक उस आदमी को पता नहीं क्या हुआ, उसके हाथ से तलवार छूट गई और जमीन पर गिर गई। सनम की नजर जमीन पर पड़ी खून से सनी तलवार पर पड़ी तो वो दंग रह गई। उसके सामने खून से सनी तलवार पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो डर गई। सनम को एहसास हुआ कि शायद वो कहीं गलत जगह गलत वक्त पर आ गई है। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और डर के मारे वो पीछे हटने लगी। तभी उसके सामने खड़े उस खूंखार और बेदर्द के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई और वो बड़े डरावने तरीके से बोला, मेरा चांद खुद ब खुद चलकर मेरे सामने आया है, अब इसे पीछे कैसे हटने दूं? उस आदमी की बात से सनम घबरा गई और हड़बड़ाकर बोली, वो मैं शायद गलत जगह आ गई, सॉरी। वो बेदर्द गौर से सनम के चेहरे को देख रहा था, जो मास्क के पीछे छुपा हुआ था। बस उसकी खूबसूरत नीली आंखें ही दिख रही थी, पर वो भी काफी थी उस बेदर्द को घायल करने के लिए। सनम को उसकी आंखों से, उसकी अजीब नजरों से घूरने से डर लगने लगा था, इसलिए उसने आओ देखा न था सीधा तेजी से वहां से भाग गई। वो काफी दूर तक भाग गई और सड़क पर पहुंच गई और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने चैन की सांस ली और अपने दिल को थामते हुए आगे बढ़ने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसे बड़ी तड़पती हुई और दीवानगी भरी निगाहों से घूर रहा है। सनम वापस पीछे मुड़ी और देखने लगी, पर वहां पर कोई भी नहीं था। सनम का दिल धक धक कर रहा था। वो तेजी से वहां से चलने लगी, तभी उसके आगे एक गाड़ी आकर रुक गई। अचानक गाड़ी के आने से सनम थोड़ा घबरा गई। गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकला, जिसने गार्ड के कपड़े पहने हुए थे। वो सनम के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, मैडम, इस वक्त जंगली एरिया में यूं अकेले घूमना सेफ नहीं है, आपको अपने घर चले जाना चाहिए। उस आदमी को देखकर सनम को थोड़ी राहत मिली और उसका डर भी थोड़ा कम होने लगा। उसने अपनी घबराहट में कहा, भैया मैं क्या करूं? वो मेरी टैक्सी खराब हो गई थी और मैं तब से यहाँ लिफ्ट के लिए वेट कर रही हूँ, पर कोई फायदा ही नहीं है। उस आदमी ने सनम के पीछे गहरे काले घने जंगल को देखा। तभी उस अंधेरे में उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसकी बेचैन नजरें पीछे से सनम को देख रही थी। उस गार्ड ने उस आदमी की तरफ देखा तो उस आदमी ने अपनी 2 उंगलियां दिखाकर कोई इशारा किया, जिसे समझकर वो गार्ड बोला, आइए मैडम, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। सनम सोच में पड़ गई। तभी वो गार्ड बोला, बेफिक्र होकर चलिए, हम लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं। इतना कहकर उस गार्ड ने गाड़ी के पीछे वाला गेट खोला और सनम चुपचाप वहां जाकर बैठ गई। गार्ड ने गेट बंद कर दिया और उस अंधेरे की तरफ मुड़कर उस आदमी के सामने सर झुकाकर उसे ग्रीट करने के बाद वो ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और उसकी गाड़ी वहां से चली गई। सनम जाते हुए उस जंगल को डर के मारे देख रही थी। तभी उसे फिर से वही बेचैनी होने लगी जो उस आदमी के पास जाकर हुई थी। सनम ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और सीट पर सर टिका दिया। गाड़ी के वहां से जाते ही वो आदमी अंधेरे से बाहर सड़क पर आया और पीछे से उस गाड़ी को जाते हुए अपनी डेविल नजरों से देख रहा था। उसने अपना काला मास्क हटा दिया और चेहरे पर कातिल मुस्कान लिए बोला, एडी का चांद उसे मिल गया है। आज मेरी तलाश खत्म हुई। आज वो मेरे सामने थी, बिल्कुल मेरे पास। उसकी वो नीली आंखें मुझे सब कुछ बयां कर गई कि यही है मेरा जुनून, यही है मेरा चांद, जिसे अब मैं अपनी जिंदगी में लाकर रहूंगा। क्या सनम अब एडी की नजरों से बच पाएगी या फिर वो उसे किसी भी हाल में अपना बनाकर ही रहेगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।